हाय। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉस। तो किरचॉफ का दो लॉस है, एक है जंक्शन लॉ और एक लॉ है लूप, और इसको हम लोग मेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ का लॉ जरूरत क्यों पड़ा? पहले हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकाले थे, पैरेलल सेल भी था उसका भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाले थे। तो इसके बाद भी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाए तो हम लोग उससे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को उसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला लॉ क्या है देख लेते हैं। पहला है जंक्शन और नोड नोड लॉ। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन होगा जितना करंट एक जंक्शन पॉइंट पे एंटर होगा, द एल्जेब्रिक सम of all entering current at a junction or node। तो क्या होगा देखो, algebraic sum of all entering current at a node or junction। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो जंक्शन है, ठीक है, इसमें I1 करंट, I2 करंट और ये I3 करंट, ये तीनों करंट एंटर हुआ जंक्शन की तरफ। ठीक है, तो इसका एल्जेब्रिक सम ले लिया तो क्या होगा देखो, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, द एल्जेब्रिक करंट, जो एल्जेब्रिक करंट इक्वल टू सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ all current leaving from the junction। ठीक है, अब जंक्शन से जितना करंट लीव होगा उसका भी एल्जेब्रिक सम होगा। तो देखो जंक्शन से लीव हुआ ये एक करंट, दो, तीन, चार, बहुत सारा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने 4 बोला, तो इसको दे दिया स्मॉल I1, इसको दे दिया स्मॉल I2, स्मॉल I3, स्मॉल I4, स्मॉल I5। तो इन चार का भी एल्जेब्रिक सम होगा। तो I1, I2, I3, I4, I5, अब क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट कंपोनेंट एट ए नोड इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा, जो करंट इस जंक्शन पे एंटर होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट कंपोनेंट एट ए नोड इज इक्वल टू 0। इसका अगर समरी करें नो, ठीक है, देखो ये जो जंक्शन पॉइंट में अगर जितना करंट एज्यूम किया, अगर I1, I2 एंटर होगा और I3 अगर लीव होगा, तो एल्जेब्रिक जो तीनों का सम होगा क्या होगा, अगर जो जंक्शन पर एंटर होगा उसको अगर हम लोग प्लस ले लेंगे, I1 प्लस I2, जो जंक्शन से लीव होगा उसको अगर माइनस ले लेंगे 0। इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, कैसे देखो, I1 माइनस I2, इसका प्लस ले लो I3, दैट्स आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका दो स्टेटमेंट हो सकता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटरिंग करंट एट ए नोड और जंक्शन इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। इसका भी हो सकता है।
ये भी एक स्टेटमेंट है। और एक स्टेटमेंट क्या होगा, algebraic sum of all current component at a node or at a junction is equal to 0। क्लियर हुआ? किरचॉफ जंक्शन लॉ और जंक्शन रूल, नोड लॉ और नोड रूल क्या है, ठीक है। अब आते हैं लूप और मेश रूल में। लूप और मेश रूल क्या होगा, सिंपल, इसका स्टेटमेंट देख लो। सो मेश रूल का स्टेटमेंट क्या होगा, मेश रूल और मेश लॉ का। सो इधर देखो तो एल्जेब्रिक सम of all potential drop at a closed loop or closed mesh is equal to, तो लूप को जो लूप बनाएंगे वो अगर क्लोज लूप होगा इक्वल टू 0, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जंक्शन जो लॉ रूल है, लॉ और रूल कोई भी बोलो, इसको कोई भी लॉ बोल सकते हैं, किसी लोग भी इसको रूल भी बोल सकते हैं। सो जंक्शन जो है ना किरचॉफ का, इसको अगर, तो इसको हम लोग करंट रूल भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग करंट रूल और लॉ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये करंट के ऊपर अप्लाई होता है। और मेश और लूप को अगर हम लोग इसको हम लोग वोल्टेज भी, वोल्टेज लॉ और वोल्टेज रूल भी बोल सकते हैं। तो मेश लॉ और वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट देख लो, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एट ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक सर्किट बना लो, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल ड्रॉप याद रखना, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो एक सेल है जिसका पोटेंशियल ड्रॉप ले लिया V, ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सेल भी हो सकता है। तो V, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये एक रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, यह R2। तो करंट अगर ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो देखो ये सेल है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है V। सो क्या था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, रेजिस्टेंस का भी होगा एंड सेल का भी पोटेंशियल ड्रॉप भी हम लोग कंसीडर करेंगे। सो क्या होगा, माइनस टू प्लस तो हमने माइनस लिया, ठीक है, तुम लोग उल्टा भी ले सकते हो। और आई करंट फ्लो होगा, ठीक है, ये क्लोज लूप में। याद रखना ये R1 और R2 मैंने क्या बोला था, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है तो करंट का वैल्यू सेम रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा वो होगा I1, और मैंने सिंपल I दे दिया। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा I, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो भी होगा I। तो क्या होगा, देखो ये वाला आएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, IR1, ये माइनस था ये प्लस हो गया, अब ये उल्टा प्लस IR2, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है IR2, इसका पोटेंशियल ड्रॉप है IR1, दोनों प्लस, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फाइनली क्या मिला, सो V इक्वल टू IR1 प्लस IR2। तो I को कॉमन ले लो, R1 प्लस R2, ठीक है। कैसे मिला, तो ये है मेश, लूप और वोल्टेज लॉ किरचॉफ का, ठीक है। तो एक सर्किट है, एक रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस है 30 ओम, यहाँ से एनोड 40 ओम, यहाँ पे सीरीज में और एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, एक और सेल कितना है 45 वोल्ट, ठीक है।
कनेक्ट हो गया। एक और सेल उल्टा करके ये पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस 20 ओम बोल के डी पॉइंट, ए पॉइंट, जी पॉइंट, ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे अगर ये वाला हो गया H, ठीक है, और हम लोग KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, ठीक है, और मेश लॉ जो था उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अगर देखो पहला जो लूप है AH BC BA पे अगर अप्लाई करेंगे, AH DCBA पे अगर हम लोग KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, ये पे तो आ गया KVL। अब करंट का जो डायरेक्शन है अगर हम लोग वो क्लॉकवाइज लेंगे, ठीक है, और ये पॉइंट पे 3 करंट होगा, एक होगा I1, I2 और एक होगा I3। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ए पॉइंट पे अगर ए नोड पे मैं अप्लाई KCL, तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग KCL और KVL कहाँ पे सर्किट पे कैसे अप्लाई होता है वो हम लोग थोड़ा देखेंगे। ठीक है, ए नोड पे अगर KCL अप्लाई करें, मतलब ये नोड पे, तो क्या था KCL, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट कंपोनेंट एट ए नोड इज इक्वल टू 0। मतलब अगर जो जो करंट बाहर जाएगा, मतलब I1 और I2 ये दोनों बाहर जा रहा है नोड से बाहर, देखो ये लीव कर रहा है नोड से, तो I1 प्लस I2 दैट्स इक्वल टू I3। क्यों, I3 इन नोड पे एंटर हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 0, तो इसको 0 के इस पर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो, अब KVL हम लोग इस लूप पर, ऑरेंज कलर के लूप पर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, देखो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ड्रॉप, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप एट ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो इस रेजिस्टर के ऊपर से पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू I1 30 ओम, जरूरत नहीं है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अच्छा इसका क्या होगा, माइनस टू प्लस माइनस ले लिया तो 45 वोल्ट। ठीक है, तो आई आर वो भी वोल्ट ही आएगा। अच्छा इन दोनों अब क्या है, इन दोनों का कनेक्शन देखो सीरीज में है, सो 40 प्लस 1 क्या होता है, 41 ओम। ठीक है, प्लस I3 41 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब हम लोग इस लूप पे अगर KVL अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो अप्लाई KVL ऑन लूप ABCDFGA, ABCDFGA। ठीक है, तो क्या होगा देखो इस लूप पे, तो उसका भी करंट कन्वेंशन हम लोग अगर ऐसा लेंगे, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा देखो, एक्चुअली ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव है, तो करंट ऐसे ही फ्लो होगा I2, और इसको I1 से कन्वर्शन किया तो, ठीक है,
तो क्या होगा देखो, अच्छा इस सेल का पोटेंशियल ड्रॉप था 80 वोल्ट, क्या होगा देखो अब आएगा -80, तो इसका रेजिस्टेंस क्या था 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस था 1 ओम। तो ये वाला और ये वाला देखो अब 21 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों अभी सीरीज पे है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, सो I2 प्लस I2 21, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये भी उल्टा ही जाएगा, तो क्या होगा -45। अब इन दोनों क्या होगा, सेम कॉन्बिनेशन पे है, देखो I3 भी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला ऑरेंज कलर भी सेम डायरेक्शन पे ही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, अब इन दोनों सीरीज में है, तो क्या होगा देखो, दोनों सीरीज में है तो 41 ओम, और इसमें I3, सो I3 41 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इस बड़े वाले पे अगर KVL अप्लाई करेंगे, तो हम लोग अब KVL अप्लाई करेंगे ये ब्लू कलर के जो लूप हम लोग कंसीडर किया उस पे, तो क्या होगा देखो, तो मतलब AG FD HA पे अगर हम लोग अप्लाई करें, मतलब AGFDHA बाहर वाले पे, ठीक है। तो क्या होगा देखो -80, क्योंकि कॉन्वेंशन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, सो -80। अच्छा है, ये तो अभी सीरीज में है, तो क्या होगा देखो इन दोनों में, सो प्लस I2 21। अब देखो ये वाला, ये ब्लू कलर का लाइन और I1 ऑपोजिट पे है, तो क्या होगा माइनस साइन आ जाएगा, तो -I1 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि I1 इस डायरेक्शन पर जा रहा है, और जब हमने कॉन्वेंशन पकड़ा था करंट का, वो उल्टा पकड़ा था, इसलिए माइनस आ गया। तुम लोग उल्टा भी पकड़ सकते हो, ठीक है, क्लॉकवाइज भी पकड़ सकते हो, कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो KCL और KVL हम लोग एक सर्किट पे कैसे अप्लाई करेंगे वो हमने थोड़ा देख लिया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो पहले एक परफेक्ट इसका सर्किट होता है, वो ड्राइंग कर लेते हैं, इसका देख लो। रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2, इधर एक आएगा, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है R4, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा, ये R1 होगा, यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस आएगा, ये R3 होगा, ठीक है। अब नोड का नाम दे दो ABCD, B to C कनेक्ट होगा एक गैल्वेनोमीटर से, और A और C में एक सेल से कनेक्ट किया, ठीक है, सेल का EMF है E, ठीक है। तो यहां से अगर I करंट जाएगा, इसको दे दिया I1, इसको दे दिया I2, ठीक है, जस्ट डिवीजन कर दिया। सो यहां पे भी जाएगा I4, इसको दे दिया I3। अब गैल्वेनोमीटर से
एज्यूम के जो करंट जाएगा IG इसका वैल्यू 0 होगा। फॉर इन केस ऑफ द बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एज्यूम क्या ये क्लॉकवाइज करंट मूव करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करें, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो इस पॉइंट में अगर लूप कंसीडर कर लो ए बी डी ए लूप पे अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो जो लूप लॉ मेश लॉ था ना, ठीक है, वो लॉ अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हम लोगों को। तो इस पे I1 करंट जाएगा, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पे कितना करंट जाएगा वो डिपेंड नहीं करेगा, ए बी डी ए में तो आप लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो R2 में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो यहाँ पे होगा I1 R2, ठीक है। अब घूम के अगर इधर आ जाए तो क्या होगा, अगर इधर आ जाए तो इसका ऑपोजिट चला जाएगा माइनस, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे इसका इस डायरेक्शन पे अगर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो I2 तो इसका ऑपोजिट में जा रहा है ना, मतलब ये वाला क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्या होगा माइनस I2 R1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन केस ऑफ स्टेबल और बैलेंस में IG मतलब गैल्वानोमीटर से जो करंट जाएगा उसका वैल्यू 0 होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट जो लूप है ये वाला लूप में भी अगर हम लोग एज्यूम क्या ऐसे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, मतलब बी सी डी बी में अगर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो ये वाला जो हमने लाइन खींचा है ऐसे सर्कल बना के, और इसका जो डायरेक्शन होगा और इसका जो डायरेक्शन दोनों देखो क्लॉकवाइज है, मतलब सेम हो गया, तो प्लस ले लिया सेम हुआ तो I4 R4 उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी कंसीडर कर सकते हो, सेम ही आएगा। अब देखो I3 और ये वाला जो करंट कंसीडर किया दो ऑपोजिट हो गया, तो क्या आएगा माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। अब फाइनली अच्छा एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं। I2 में जो करंट जाएगा R2 में, R2 रेजिस्टेंस के अंदर से, उसको दे दिया I2, इसको दे दिया I1, तो ये वाला हो जाएगा 2, ये वाला हो जाएगा 1, ठीक है। सेम ही होने का कोई आंसर अलग नहीं आएगा, करेक्ट ही आएगा, हमने थोड़ा सेम कर दिया, ठीक है। I2 R2 से जाएगा, I1 R1 से जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो I2 R2 इक्वल टू I1 R1 बैलेंस कंडीशन, तो I4 R4 इक्वल टू I3 R3, तो देखो I2 I1 इज इक्वल टू R1 बाई R2, तो यहां पे क्या होगा I4 डिवाइड बाई I3 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। सो इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन IG अगर B नोड पे अगर हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई अगर हम लोग B नोड पे करेंगे तो क्या होगा देखो, सो I2 जाएगा नोड की तरफ, IG इक्वल टू IG और I4 बाहर निकल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ बैलेंस तो IG इक्वल टू 0 होगा, तो I2 इक्वल टू I4, ठीक है। तो I2 को अगर हमने I4 से यहां पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब D पॉइंट पे, D नोड पे अगर हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, KCL सॉरी, KCL D नोड पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो इधर देखो I1 इन नोड की तरफ एंटर होगा, सो I1
नोड से IG भी एंटर होगा प्लस IG गैल्वेनोमीटर से जो करंट आएगा। अब ये नोड से I3 करंट लीव हो जाएगा, लेकिन IG बैलेंस केस में क्या होगा, 0। तो I1 इक्वल टू I3। सो यहाँ पे जो I1 था, सॉरी यहाँ पे एक करंट था I1, ये जो I1 इधर आ जाएगा। I1 जो था, I1 को हमने I3 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो देखो तो ये वाला इक्वल हो गया। तो इन केस ऑफ बैलेंस कंडीशन क्या मिला हम लोगों को, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4, ठीक है। अगर कोई भी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू अननोन होगा तो ये ह्यूस्टन ब्रिज का फॉर्मूला से, अगर हम लोग ये फॉर्मूला से इजीली वो अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला है केसीएल और केवीएल का एक एप्लीकेशन। तो केसीएल मतलब जंक्शन लॉ, मतलब केसीएल, और मेश लूप और वोल्टेज लॉ जो भी दे दो, इसको बोल दिया केवीएल। इन दोनों का एप्लीकेशन पता चल गया ह्यूस्टन ब्रिज में, ठीक है। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे वो भी सेम टू सेम ह्यूस्टन ब्रिज जैसे ही होगा, ठीक है। तो देखो क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे और एक रेजिस्टर है, ठीक है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट मतलब बी नोड, और ये है सी नोड, ठीक है। और इसमें एक 100 सेंटीमीटर का एक रूलर है, ठीक है। रूलर है कितने का, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर का एक रूलर है, ठीक है। और इस पॉइंट से एक सेल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जिसका ईएमएफ है एप्सिलॉन, यह है एक की। इसका रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टर का R1, इसका है R2। अब देखो, अब यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर इस G से होकर इस पॉइंट में टच कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जॉकी जैसा कुछ है, यहाँ पे अगर टच करेंगे तो इसका लेंथ जो है उसके ऊपर डिपेंड होकर एक रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे इसको अगर उठा के ये जो, अगर एक चौक अगर जॉकी हुआ तो इसका साथ वायर इस गैल्वेनोमीटर के एंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये जहां पे हम लोग टच करेंगे उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ही चेंज होगा। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो एज्यूम के हम लोग यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। तो इसका लेंथ हुआ L1, और मैंने क्या बोला था, एक रूलर का लेंथ क्या है, इस रूलर का 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 100 माइनस L1, ठीक है। अब देखो ये सिंपल पूरा ह्यूस्टन ब्रिज जैसा दिख रहा है ना। अगर ये वाला बी पॉइंट, ये वाला को अगर हमने सी डी पॉइंट दे दिया, ये वाला है डी पॉइंट, ठीक है। ये वाला ए पॉइंट, ये वाला है सी पॉइंट, ए टू बी, ये R1 कनेक्टेड है, बी टू सी, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R2, ए टू डी का लेंथ है L1। मतलब देखो
अब L1 के साथ रेजिस्टेंस का भी एक रिलेशन है, क्या होगा? तो R रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L ओवर A, मतलब लेंथ जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ही बड़ा होगा, मतलब लेंथ एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब लेंथ ज्यादा बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बड़ा होगा, लेंथ छोटा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी छोटा होगा, मतलब रेजिस्टर का वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस छोटा होगा, ठीक है। तो मतलब L1 हो गया तो इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है वो भी छोटा होगा। अब इस पॉइंट पे इसको ले लिया 100 माइनस L1, ठीक है। सो ये सभी सेम हुआ, सभी वेर हुआ तो इसका वैल्यू भी अलग से होएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू दे दिया R इक्वल टू रो L1 ओवर A, इसका क्या होगा R इक्वल टू रो L2 मतलब 100 माइनस L1 ओवर A, मतलब ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ह्यूस्टन ब्रिज से हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला था? R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4, मतलब क्या होगा ये बाई दिस, ठीक है। सो रो L1, तो देखो रो L1 ओवर A ओवर R1, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर आ जाए देखो R3 बाई R4, ठीक है। R3 क्या था? रो 100 माइनस L1 ओवर A ओवर R4, ठीक है। सो रो ए दोनों तरफ से कट गया, बचा क्या था? L1 ओवर R1 100 माइनस L1 ओवर R4, ठीक है। सो लेंथ चेंज करके फिर बैलेंस हो जाएगा, क्या रहेगा? अगर ये जितना बड़ा होगा ये इतना ही छोटा होगा फिर भी बैलेंस ही रहेगा। अगर 2-3 सेट अगर प्रैक्टिकल डेटा अगर हम लोग लेंगे, ठीक है, तो देखो पहला जो L1 इसको अगर L2 बोलेंगे, अगर L1 जितना बड़ा होगा L2 उतना ही छोटा होगा, अगर ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही छोटा होगा, लेकिन वो वैल्यू क्या होगा जो रेशियो जो है ना ये सेम ही रहेगा बैलेंस कंडीशन में, ठीक है। तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग इजीली मीटर, इसको बोलेंगे हम लोग मीटर ब्रिज। ये जो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आर रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, वो वाला हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकल कर देखेंगे। और अगर 4 रेजिस्टेंस हो गया तो ये ह्यूस्टन ब्रिज, ठीक है। और बेसिक जो फॉर्मूला था KCL और KVL सब उसके ऊपर डिपेंड करके ये वाला फॉर्मूला बना था, इसके हेल्प से हम लोग ये वाला बना लिए, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो, अगर कहीं पर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।